नमस्कार, स्वागत है आप सबका डीटीएस क्लासेस की ऑनलाइन क्लासेस में। मैं अरुण शुक्ला। आज काल विभाजन के संबंध में आपको बताया जाएगा, यानी भाषा का अध्ययन करने के लिए, हिंदी साहित्य का अध्ययन करने के लिए उसे विभिन्न कालों में बांट दिया गया है ताकि विद्यार्थी आसानी से उनका अध्ययन कर सकें और उनकी जानकारी प्राप्त कर सकें। ध्यान रखिएगा, काल विभाजन सबसे पहले जिसने किया था उसका नाम था जॉर्ज ग्रियर्सन। एक एक बिंदु को बहुत आराम से ध्यान रखेंगे ताकि ये चीज़ विधिवत आपकी समझ में आ जाए। जॉर्ज ग्रियर्सन ने सबसे पहले हिंदी साहित्य का काल विभाजन किया था, लेकिन सबसे अच्छा जो काल विभाजन माना जाता है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास नामक जो ग्रंथ लिखा है उसमें जो काल विभाजन किया है वो सबसे अच्छा काल विभाजन है। इन्होंने अपनी इस पुस्तक में लगभग 900 वर्ष का इतिहास रखा है कि 900 सालों में जौन जौन से कवि हुए होंगे और उसमें से 1000 कवियों का उल्लेख उन्होंने अपनी पुस्तक में किया है। काल विभाजन में हिंदी साहित्य का जो पहला काल है जिसे आदिकाल के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, और क्या क्या प्रश्न इसमें आएंगे, यानी प्रश्नों पर चर्चा करना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ ये भी बताना जरूरी है कि परीक्षा में क्या सबसे ज़्यादा उपयोगी है। पहले काल को आदिकाल कहते हैं। आदिकाल को ही क्या कहा जाता है? वीर गाथा काल। वीर गाथा काल आदिकाल को ही कहते हैं। फिर इसको कहा जाता है रासो काल। इसी का नाम है चारण काल। इसी को कहते हैं भाट काल। इसी का नाम है अपभ्रंश काल। इसी का नाम है सिद्ध सामंत काल। सिद्ध सामंत काल, यानी और भी इसके नाम हैं। यहाँ पर कुछ पर विशेष चर्चा करनी है। जैसे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इस काल का नाम दिया था वीरगाथा काल, और राहुल सांकृत्यायन ने इसका नाम दिया था सिद्ध सामंत काल। अब ये क्यों ऐसे नाम पड़े, इसके बारे में भी अगर देखा जाए, आदिकाल का मतलब है ये हिंदी साहित्य का पहला शुरुआती काल है। वीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। रामचंद्र शुक्ल ने इसका नाम दिया था ये वीरगाथा काल, क्योंकि वीर पुरुषों की गाथाएं इसमें गाई गई। इस समय ज़्यादातर जो ग्रंथ है वो रासो ग्रंथ लिखे गए, और चारण मीन्स जो कविता करने वाले थे विशेषकर राजाओं के दरबारी कवि थे, और वे भाट जाति के हुआ करते थे, भाट काल। और जिस भाषा का प्रयोग किया गया है वो इस समय अपभ्रंश भाषा थी, अर्थात हिंदी अपनी प्रारंभिक अवस्था में थी, हिंदी की शुरुआत हो रही थी। अब आते हैं सिद्ध सामंत काल। ये संत लोग, महात्मा लोग थे। यहाँ से प्रश्न आपके बनेंगे। पहला ये वीरगाथा काल किसने कहा था, दूसरा सिद्ध सामंत काल किसने कहा था, और तीसरा प्रश्न आएगा कि आदिकाल को अन्य किन नामों से जाना जाता है। या विकल्पी क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछा जाएगा कि इनमें से कौन आदिकाल का नाम नहीं है, या आदिकाल का अन्य नाम क्या है। इस प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं। सिद्ध सामंत काल, देखिए सिद्ध संत जो थे वो बुद्ध धर्म की वज्रयान शाखा के अनुयायी थे। फिर से ध्यान दीजिएगा, बुद्ध धर्म जब शुरू हुआ, महात्मा बुद्ध ने शुरुआत की, ये धर्म आगे चल करके विभाजित हो गया था। चौथी बौद्ध संगीत
जो ईसा की पहली शताब्दी में कुंडलबन में हुई थी, वहां पर बुद्ध धर्म दो भागों में बढ़ गया, हीनयान और महायान। जो हीनयान थे उसमें अशिक्षित लोग थे और महायान में शिक्षित लोग थे। इस महायान को ही आगे चल के वज्रयान के नाम से कहा गया। वज्रयान शाखा के अनुयायी थे। इन सिद्धों की संख्या थी 84, जिनको राउंड किया जाए तो विशेष ध्यान रखिएगा। ये संत लोग अपने नाम के अंत में पा जोड़ते थे। और प्रथम जो संत था, प्रमुख संत था, उसका नाम था सरहपा। पहला संत था सरहपा। सरहपा के द्वारा जो रचना रची गई उसे कहा गया दोहा कोश। और इस दोहा कोश में जिस भाषा का प्रयोग किया गया था वो सांध्य या संध्या भाषा के नाम से जानी जाती थी। अब ध्यान रखिएगा, जिन्हें राउंड किया गया उन्हें आप जरूर नोट कर लें। पहला, सिद्ध संत किस शाखा के अनुयायी थे? तो वज्रयान की। सिद्धों की संख्या कितनी थी? 84। सिद्ध संत अपने नाम के आगे क्या जोड़ते थे? ये अपने नाम के आगे पा जोड़ते थे। सरहपा, कडप्पा, लोईपा, मुप्पा, मुहिप्पा, कुकुरिप्पा करके ऐसे थे। और प्रथम जो संत था वो सरहपा था। ये भी ध्यान रखिएगा, राहुल शांकृत्यायन ने सरहपा को हिंदी का पहला कवि माना है। और ये आ जाएगा कि इनमें से किन संतों ने अपनी भाषा रचनाओं में सांध्य भाषा का प्रयोग किया, या ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि सिद्धों ने अपनी रचनाओं में किस भाषा का प्रयोग किया। तो सांध्य या संध्या, ये इनकी क्या थी? भाषा। ये चीज बिल्कुल विधिवत आपको ध्यान रखना चाहिए, ऐसे पॉइंट नोट कर लेना चाहिए। और इसकी अगर हम शुरुआत की बात करेंगे आदिकाल की, ये शुरुआत हुई है 993 ईस्वी से, ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मंतव्य है। यानी जो भी आप पढ़ रहे हैं वो आचार्य शुक्ल के अनुसार पढ़ रहे हैं। हिंदी साहित्य का जो दूसरा काल था, इस दूसरे काल को कहा गया मध्यकाल। यानी पहले काल के बाद में जो दूसरा काल आता है 1343 से प्रारंभ हो जाता है, इसे कहा गया मध्यकाल। मध्यकाल दो भागों में बटा। एक भाग को कहा गया पूर्व मध्यकाल और दूसरे भाग को कहा गया उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल हो गया और क्या हो गया? उत्तर मध्यकाल। पहला भाग पूर्व मध्यकाल, फिर उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल को कहा गया भक्तिकाल। क्या इसको नाम दिया गया? भक्तिकाल। और उत्तर मध्यकाल का जो नाम दिया गया था वो रीतिकाल। यानी उत्तर मध्यकाल को जो नाम दिया गया वो नाम दिया गया था रीतिकाल। अब यहाँ पे भी क्या प्रश्न बनेंगे वो भी बताते हैं। भक्ति काल को ही कहा जाता है स्वर्णयुग और रीति काल को कहा जाता है श्रृंगार काल। श्रृंगार काल। अब बनेंगे यहाँ से प्रश्नों। प्रश्नों पे ध्यान दीजिएगा। कहा जाता है कि पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल और उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल किसने कहा था? तो पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल और उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल नाम दिया था वो रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल और उत्तर मध्यकाल को नाम दिया था रीतिकाल। भक्ति काल को स्वर्णयुग कहा था श्याम सुंदर दास ने। श्याम सुंदर दास ने नाम दिया था। और रीतिकाल को जो श्रृंगार काल कहा था वो कहा था विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने नाम दिया था। ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा। यानी पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल, उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल नाम देने वाले थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और भक्ति काल को स्वर्णयुग श्याम सुंदर दास और रीतिकाल को श्रृंगार काल कहने वाले थे आपके विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। इसके बाद जो काल आता है अगला, उसे कहते हैं आधुनिक काल। अगला काल था आधुनिक। वैसे कई जगहों पे कहा गया कि आधुनिक काल अब भी चल रहा है, वर्तमान में भी चल रहा है। आधुनिक काल के भी दो भाग थे।
पहले भाग को कहा गया भारतेंदु युग, भारतेंदु युग, जिसकी शुरुआत भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र के नाम से होती है। दूसरा युग हुआ द्विवेदी युग, द्विवेदी युग आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से है। भारतेंदु युग की जो समय सीमा है वो 1850 से लगा करके 1900 ईस्वी, और द्विवेदी युग की जो समय सीमा है वो 1900 से लगा करके 1920 ईस्वी। ये इनकी समय सीमा है। अब यहाँ एक खास बात और ध्यान रखिएगा, द्विवेदी युग को ही हिंदी खड़ी बोली का स्वर्ण युग कहा जाता है। हिंदी खड़ी बोली का स्वर्ण युग, द्विवेदी युग को क्या कहते हैं? हिंदी खड़ी बोली का स्वर्ण युग, क्योंकि इसी समय महाकाव्य भी खड़ी बोली में लिखे गए। पहले ऐसा माना जाता था जो काव्य थे, खंड काव्य थे, महाकाव्य थे, वो ब्रज भाषा में और अवधी भाषा में लिखे जाते थे। रामचरितमानस अवधी भाषा का महानतम महाकाव्य है और सूरसागर ब्रज भाषा का महानतम काव्य है। लेकिन ये कहा गया क्या खड़ी बोली में कविताएं भी लिखी जाएंगी, और कविताएं छोड़िए महाकाव्य। तो इसी समय द्विवेदी युग में जो हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखा हुआ। ध्यान रखिएगा, हरिऔध को हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकवि की संज्ञा दी जाती है। आधुनिक काल के बाद में जो काल अगला आता है उसका नाम दिया गया छायावाद। छायावाद की जो समय सीमा है वो 1918 से लेकर के 1936 ईस्वी तक मानी जाती है। इसमें 4 प्रमुख कवि रहे हैं जिन्हें प्रसाद, पंत, निराला, वर्मा के नाम से जाना जाता है। यानी जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा। इन्हें छायावाद के 4 आधार स्तंभ या कवि चतुष्टय के नाम से भी इनको जाना जाता है। इसके बाद जो अगला नंबर 5 पे आएगा वो बताते हैं आपको। नंबर 5 इसका अगला युग जो शुरू होता है वो है प्रगतिवाद। फिर आता है आपका प्रगतिवाद। प्रगतिवाद की शुरुआत मानी जाती है 1936 से 1941 ईस्वी तक। अब यहाँ पर क्या प्रश्न आएगा? प्रश्न आएगा कि प्रगतिवाद की शुरुआत कैसे हुई। तो ध्यान रखिएगा, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की गई थी 1936 में। एक बना था भारत में प्रगतिशील लेखक संघ। इसकी स्थापना मुल्क राज आनंद और सज्जाद जहीर ने की थी। इसके अध्यक्ष थे मुंशी प्रेमचंद। तो प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना से हिंदी साहित्य में प्रगतिवाद का प्रादुर्भाव होता है। इसके बाद में आता है प्रगतिवाद के बाद में प्रयोगवाद। प्रयोगवाद की स्टार्टिंग है 1941 से और फिर आ जाता है नई कविता का युग। नई कविता का युग जो है वो 1951 से शुरू हो जाता है 1951 से। यहाँ पर कुछ जगहों पर 1943 का भी उल्लेख किया गया है। ऐसा माना जाता है कि अज्ञे के द्वारा जो तार सप्तक प्रकाशित हुए थे वहीं से इन दोनों की शुरुआत मानी जाती है। इसलिए अज्ञे के तार सप्तक पर भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं ताकि ये बात क्लियर हो जाए। ध्यान में क्या रखें, अज्ञे
सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय। अज्ञेय ने तार सप्तक का संपादन किया। किसका किया? तार सप्तक। तार सप्तकों की संख्या थी 4। प्रत्येक तार सप्तक में कवि जो होते थे वो 7 कवि होते थे। तो पहला जो तार सप्तक प्रकाशित हुआ, यानी प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था 1943 ईस्वी में। इसमें कवियों की संख्या थी 7 और इसमें एक कवि थे अज्ञेय। अज्ञेय ने स्वयं इसमें भी कविताएं लिखी। दूसरे तार सप्तक का प्रकाशन जो हुआ 1951 में, इसमें भी कवि थे 7। इसमें एक कवि थे शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह। तीसरे तार सप्तक का जो प्रकाशन हुआ 1959, इसमें भी कवि थे 7। और चौथे तार सप्तक का जो प्रकाशन हुआ था वो 1979 में हुआ था। इसमें भी कवि 7 थे। अब देखते हैं यहाँ से कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। तो फिर से ध्यान दीजिएगा, प्रथम तार सप्तक के संपादन से प्रारंभ होता है प्रयोगवाद और दूसरे तार सप्तक के संपादन से शुरू होता है नई कविता का युग। ये ध्यान रखना, पहली बात तो ये है। दूसरा क्या है, तार सप्तकों के संपादक अज्ञेय जी थे और तार सप्तकों की संख्या कितनी थी? 4 थी। अज्ञेय ने स्वयं किस तार सप्तक में कविताएं लिखी? तो पहले में। अब दूसरे भी एक नाम आ गया शमशेर बहादुर सिंह। इसके अलावा 6 और हैं। शमशेर बहादुर सिंह को अज्ञेय ने एक नाम दिया था कवियों का कवि। क्या नाम दिया था? कवियों का कवि। अक्सर ये परीक्षा में पूछा जाता है किसे कवियों का कवि कहा जाता है। दूसरा आता है तार सप्तक के समस्त कवियों को कहा जाता है राहों के अन्वेषी। राहों के अन्वेषी। ध्यान रखिएगा पूरी बात, मन से जो सुना और पढ़ा जाता है तो फिर कुछ रटना नहीं पड़ता है, वो चीज़ें दिमाग में बैठती चली जाती हैं। तार सप्तकों की संख्या कितनी है वो लिखा है। अज्ञेय के बारे में, शमशेर बहादुर सिंह के बारे में। तो कवियों का कवि किसे कहा जाता है? तो जवाब होगा शमशेर बहादुर सिंह। लेकिन पूछा जाए राहों के अन्वेषी किन्हें कहा जाता है, तो फिर ये किसी एक को नहीं कहा जाता, इन सभी को राहों के अन्वेषी तार सप्तक के कवियों को कहा जाता है। प्रत्येक तार सप्तक में कवियों की संख्या कितनी थी? 7 सब में थी और सभी में अलग अलग कवि थे। जिस कवि ने पहले तार सप्तक में कविताएं लिखी उसे दूसरे नहीं लिखी, तो पहले कोई और थे, दूसरे के और थे, तीसरे के कोई और थे और चौथे के कोई और थे। तो इस प्रकार जो आपको बताया गया काल विभाजन के संदर्भ में कौन कौन से काल रहे, इनसे संबंधित क्या क्या प्रश्न हो सकते हैं, उस सब पर चर्चा की गई और सबके बारे में आपको बताया गया। अगली क्लास में हम आपको बताएंगे भक्ति काल के बारे में, विशेष उल्लेख करेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी होगा। उसके बाद छायावाद के कुछ प्रमुख कवियों का उल्लेख करेंगे, रीतिकाल के प्रमुख कवियों का उल्लेख करेंगे। तो क्रमागत इसी प्रकार से इसको पढ़ते रहिए। हिंदी साहित्य के इतिहास में वे सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी जो यूपी पुलिस, लेखपाल, होमगार्ड, यूपीएसआई आदि 1 दिवसीय परीक्षाओं के बारे में, प्रवेश परीक्षाओं के बारे में आपसे सवाल पूछे जाते हैं। सब पर चर्चा करते रहेंगे। इसके बाद हम शुरू करेंगे हिंदी व्याकरण और शीघ्र ही हम लाइव क्लास भी लेंगे, उसके बारे में भी आपको बता दिया जाएगा, जिसमें आप हमसे जुड़ेंगे और अपनी प्रश्न भी रखते रहेंगे, अपनी बात भी रखते रहेंगे और आपकी समस्या का समाधान भी होता रहेगा। तो आपको बस यही करना है कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स अवश्य लिखें। क्या आपका सुझाव है, क्या सुधार किया जा सकता है, उसकी जानकारी भी देते रहें। इसी के साथ ही आपके उज्जवल भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद।